आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत के एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर दुनिया में उभरने की। जी हाँ, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं और तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी और इसका रोड मैप कैसे तैयार किया जा रहा है, जिसका फोकस जो है वो मैक्रो लेवल यानी कि बड़े लेवल का कारोबार, उसकी ग्रोथ और साथ ही साथ जो माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पर ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर है उसमें हो रहा है। अलावा इसके डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक टेक्नोलॉजी इनबिल्ट डेवलपमेंट के साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर भरोसा करना भी इस सब में शामिल है। ऐसे में हमारे जानने और समझने वाली बात यह है कि एक नेशन के तौर पर भारत का लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने के सफ़र में हमारी रफ्तार क्या है और इसे एक आम इंसान की ज़िंदगी में कैसे बेहतर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर राम सिंह हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। पहला सवाल प्रोफेसर राम सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ क्योंकि हम लगातार इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस या बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इस तरफ लगातार इशारा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी न सिर्फ तेज़ी से बढ़ रही है बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक तरह से मुकाम हासिल कर रहे हैं और जो बड़ी इकोनॉमी के तौर पर जो डेवलप्ड नेशन हैं उनके एक तरीके से लगभग उन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ पावरफुल दिस इज़ और कितना इम्पॉर्टेंट है ये एक आम शहरी के लिए, एक आम इंडियन के लिए इस तरह से इस वक्त में उस इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में शामिल होना और उसे आगे बढ़ते हुए देखना। आदाब हमारे दर्शकों के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, भारत इस समय विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। इसमें कई कारण हैं जिनकी वजह से हमने इस तरक्की को, इस मुकाम को और पूरे हमारे देश जो भारत का जनगण इसमें जो जिनकी भावनाएं, ड्रीम्स या जिनकी अपेक्षाएं इसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए उसके 3 मुख्य कारक होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है सर्विस सेक्टर। पिछले अगर 10 या 15 वर्षों में देखा जाए, मैं तो कहूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद ही भारत ने निरंतर इन तीनों क्षेत्रों में बहुत लंबी छलांग लगाई है। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी 2 से 3, 3.5% तक भी ग्रो कर रहा है। हम विश्व के अगर कुछ खास फसलों के उत्पादक के रूप में देखें तो हम बहुत अग्रणी प्रथम श्रेणी पे या द्वितीय श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें जो विशेष रूप से समझने की बात है हमारे दर्शकों के लिए, पिछले 10 वर्षों में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक नेतृत्व था कि उभरता हुआ भारत और जो है आत्मनिर्भर भारत, उसके जो सेक्टरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, 14-15 सेक्टर्स हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल्स है, स्टील सेक्टर के रिफॉर्म्स है, एनर्जी सेक्टर्स के रिफॉर्म्स है, फार्मास्यूटिकल के रिफॉर्म्स है, मेडिकल डिवाइस सेक्टर है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं या ऐसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं जिन पे भारत एक तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और दूसरा एक्सपोर्ट की संभावनाएं अपार है, क्योंकि हम एक कैटलाइजिंग इफेक्ट्स अपनी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का भी लाना चाहते हैं। 3 महत्वपूर्ण कारकों के साथ साथ हम उसमें एक्सपोर्ट को भी लेवरेज करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में हमें बड़ी अपार सफलता प्राप्त हुई और उसी का कारण है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो विश्व में, अगर मैं कहूँ, अग्रणी देशों में आती है। 7.8% ग्रोथ रेट किसी भी लिहाज से कम नहीं है जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है। अभी हमारे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर G7 की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन G7 कंट्री की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 1.7% है, तो भारत लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र भारत के इकोनॉमी की एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है। 60% हमारी जीडीपी का वहाँ से आता है और एक्सपोर्ट में भी हमने बहुत बड़ा उसमें मुकाम हासिल किया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसके बहुआयामी रूप हैं और इसमें हमारा जन गण मन सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब देश विकसित होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, उसका लाभ सभी लोगों को प्राप्त होगा।
मैं इसको अगर कुछ महत्वपूर्ण अंगों में अगले डिस्कशन के रूप में शेप करना चाहूँ, पहला इसमें सरकारी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, इसमें भारत एक कंजम्पशन डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत का मिडिल क्लास, भारत का युवा वर्ग, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े कस्टमर्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। इसके साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंटल रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो हाइड्रोजन के सेक्टर में हो, सोलर के सेक्टर में हो, चाहे विंड एनर्जी के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए गए, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो साथ साथ ग्लोबल लेवल पे कैसे इन्वेस्टमेंट को लेवरेज किया जाए इकोनॉमी को बढ़ाने में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे हमारे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफॉर्मिंग द इंडस्ट्री जो हमारी, या उसको कैटलाइजिंग इफेक्ट में यूज किया जाए, या हमारे ट्रेड को एज ए ग्रोथ इंजन कैसे यूज किया जाए। मैं कहूँगा इसमें जन गण मन सभी का श्रम शामिल है। प्रत्येक भारतीय को इसमें प्रशंसित होने की, गौरवान्वित होने की एक क्षण है कि हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था जो है बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और उसका जो मुनाफा या फ़ायदा हम उसे कुछ भी कहें वो एक आम शहरी को मिलेगा ज़रूर। आपसे जो प्रोफेसर शायद मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात, सर ने उसका जिक्र किया, जनगण मन जिसको कहा उन्होंने, एक तरह से उसको हम कहें तो इंक्लूसिव तौर पर हम उसको देख सकते हैं कि सबकी उसमें एक तरह से सब फैक्टर्स जो हैं उसमें गिने जाएंगे। जैसे IMF है, रिजर्व बैंक है, या हमारी खुद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह से आंकड़े दे रही हैं, वो भी अपने आप में एक तरह से हमको ये भरोसा देता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो उस लिहाज से मैं जो समझना चाहती हूँ आपसे यही कि जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली IMF, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिजर्व बैंक, इट इज़ नॉट अबाउट जो बड़ी बड़े हम जन संस्थाओं के नाम लेते हैं, इट इज़ अबाउट कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस लिहाज से मैं समझना चाहती हूँ इस ग्रोथ को। मैं आपसे आदाब। ये मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रोथ का फ़ायदा आम जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा जब इकॉनमी ग्रो करती है, वो भी फास्ट रेट से, जैसे इंडिया की इकॉनमी जो ग्रो कर रही है इस वक्त, वो ऑन एन एवरेज 7% से ज़्यादा ही ग्रो कर रही है। और उसका जो हमारा एस्टीमेट है, और IMF और दूसरी इंस्टीट्यूशंस का भी एस्टीमेट है, 2027 तक हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया की हो जाएगी, और 2030 तक एस्टीमेट्स ये है कि 7 ट्रिलियन इकॉनमी का साइज़ हो जाएगा। इंक्लूसिव इकॉनमी का मतलब ये है कि जो सबसे निचले पायदान पर सिटीजन है इंडिया का, उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। उसके लिए जो सरकार है वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटिव स्कीम्स चला रही है, चाहे वो एनर्जी से, ऊर्जा से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आम जनता को बेनिफिट देने के लिए चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये देखना होगा कि इंडिया की जो इकॉनमी में जो 2020 के आसपास जो सबसे बड़ा सेटबैक लगा, जिसमें इंडिया की इकॉनमी 5% रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ कोविड, और उसके बाद जो इकॉनमी में पुल बैक आया है, जो वापसी की है, वो सारी दुनिया जो है, जो दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब वो सरप्राइज्ड है कि एक पूरा, जहाँ पर 2 वार हो रहे हैं दुनिया में, यूक्रेन रशिया वार हो रहा है, उधर गल्फ में क्राइसिस हुआ है, फ़लस्तीन इज़राइल कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो फूड क्राइसिस का एक इशू है, एनर्जी क्राइसिस का इशू है। एक इंडिया एक ऐसा एक एग्ज़ाम्पल पेश कर रहा है पिछले कोविड के बाद, कि जहाँ इकॉनमी 7-8% के रेट से ग्रो कर रही है, और पूरी दुनिया की नज़र उस पर है कि एक अगर यही स्पीड रहती है इंडिया की इकॉनमी, तो इसके पूरे ग्लोबल इकॉनमी को फ़ायदा होगा, और जो डेंजर्स एक जो चाइना की इकॉनमी पे इंडिया का ग्लोबल इकॉनमी की जो डिपेंडेंस है, वो उसको भी रिड्यूस करने में फ़ायदा होगा। इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो इसमें मैं शामिल करूँगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा चैलेंज रहता है। ये इंडिया में ये टर्म जो है वो 12th 5-year प्लान जो कि UPA गवर्नमेंट जब थी तब से ये लगाया गया कि भाई
अब ग्रोथ के जो बेनिफिट है वो कैसे ट्रिकल डाउन होंगे। Right. एक तो तरीका ये है कि आम आदमी में ग्रोथ हो रहा है तो सभी को उसका फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि क्या सरकार को इंटरवीन करने की ज़रूरत है और लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की ज़रूरत है। तो उसी में ये जिसकी सरकार है और बहुत सारी स्कीमें लाई जिससे कि आम जनता को उसका फ़ायदा हो सके। लेकिन अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है और उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी है तो हमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें बढ़ावा देना होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 43% के आसपास लोग जो हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। राइट। और उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में जस्ट 18% रह गया है। जो कि हमारा सर्विस सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में 55% है और उसका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन जो है वो 31% है। तो हमें जो हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है उसमें अप्रोक्सीमेटली 9% के ग्रोथ रेट हमारा सर्विस सेक्टर से आ रहा है और 7-8% का ग्रोथ रेट हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल काम करती है उनको थोड़ा बढ़ावा देना होगा और उनके सेक्टर को हमें प्रमोट करना होगा। 3% ग्रोथ रेट भी अच्छा है जैसा मेरा पैनलिस्ट ने कहा। लेकिन हमें 3% नहीं, हमें जैसे पिछले अगर हम देखें पिछले डिकेड में 2010 के डिकेड में तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ 6% भी रहा है। तो हमें जब तक हम अगर इंक्लूसिव बेनिफिट्स देने हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा और इस सेक्टर को हमें बहुत एक स्ट्रेटेजिक ढंग से डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। जो जैसे हम इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, चाहे उसमें डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो, बहुत सारे सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और बहुत सारे न्यू पैराडाइम्स ओपन हो रहे हैं इंडस्ट्री में, जिन सेक्टर्स में इंडिया का नाम पिछले 10-15 साल पहले वर्ल्ड में नहीं जानते थे लोग, आज इंडिया के फर्म्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। जैसे आप डिफेंस को लीजिए कि हम नेट इंपोर्टर रहे हैं हमेशा से डिफेंस इक्विपमेंट, आज इंडिया डिफेंस को एज ए एक्सपोर्ट सेक्टर भी देख रही है। यही हमारी सोच है जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे अब काम करना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन लाना होगा ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके और जो सेक्टोरल इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो ग्रोथ रेट की इनइक्वालिटीज़ हों, चाहे वो पर कैपिटा की इनइक्वालिटीज़ को, उनको रिड्यूस करना होगा। ये हमारा जो है मेरे ख्याल से अब नई सरकार का जो अभी प्राइम फोकस होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। इस पे मेरा ख्याल से खास फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए और भी इस पर बात करेंगे क्योंकि 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, और इसमें जो फ़र्क है उसको थोड़ा सा और भी समझेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं प्रोफेसर राम सिंह जी आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें इस सब कॉन्टिनेंट की बात करें, क्योंकि चाइना का आपने जिक्र किया, इस हवाले से भी मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान है, उसकी इकॉनमी सबके सामने है, श्रीलंका में जो हुआ वो सबके सामने है, और चाइना एक अलग तरह की पॉलिसी पर रहता है, वो भी हम सब जानते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस हमारे ये जो ग्रोथ हो रही है ये इस सब कॉन्टिनेंट के लिए और एक मैसेज कन्वेइंग के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका सबसे बड़ा कारण जैसा मैंने आपको कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्टेबिलिटी। किसी भी इकोनॉमी को अगर सेफ रहना है तो उसको 3 एस पर जरूर काम करना चाहिए, बल्कि मैं 4 एस कहूँगा। अपने लोगों को स्किल करते रहें, सिक्योरिटी चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो या देश की सिक्योरिटी हो उस पर ध्यान दें, स्टेबिलिटी माने पूरे देश के अंदर सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सबको साथ लेकर चलने की परंपरा विकसित करें, और सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। अगर हम 4 एस को इंक्लूड करें, इसको रूप में देखें तो हमारी बहुत ही शानदार अचीवमेंट रही है पिछले 10 सालों में। अगर हम देखें तो हमारी सरकार ने निरंतर हमारे युवा वर्ग को स्किल करने के लिए
और जिन क्षेत्रों में नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, सर ने भी जिक्र किया जैसे डिफेंस सेक्टर में लगभग 15,000 करोड़ का तो हमने एक्सपोर्ट किया है। हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। पहले हमारी 50 देशों में गिनती नहीं होती थी एक्सपोर्टर के रूप में, आज हम दुनिया के 22वें सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। हमारे रक्षा मंत्री का ये लक्ष्य है कि हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट 2030 तक करेंगे। केवल एक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से देखिए, मैंने कहा इसके साथ साथ सिक्योरिटी, कंट्री की सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर में हमारी सरकार ने 11 बिलियन डॉलर की, अगर मैं आस पड़ोस की कंट्री से कंपेयर करता हूं तो ऐसी विजनरी लीडरशिप की वहां कमी रही है। हमारे देश में नया सोचना और नए जैसे सस्टेनेबिलिटी को, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस देना और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज क्या होती है, इस पर सरकार का ध्यान बहुत ज़्यादा रहा है। मैं इसमें कुछ श्रेय, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री के, क्योंकि बड़ा सोचना, अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित
सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं चैलेंजेस के साथ साथ। बिल्कुल, और डेट टू जीडीपी रेशियो को घटाना चाहिए, लेकिन उसके साथ सब उस स्टेटस क्यू रहने की कंडीशन में भी हमारा ग्रोथ रेट 6 to 7% हम इस डिकेड में हम अटेन करेंगे। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 होगा, और इसका बेनिफिट सभी को होगा। एंड हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हम इसको विटनेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर राम सिंह जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर शाहिद अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा ये प्रोग्राम, इस पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल का पता है DD Urdu Specials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।